नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सुरेश एक बार फिर से श्रेयस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी फार्मासिस्ट 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम लेकर आए हैं आपके लिए जो फार्मासिस्ट का 2 फरवरी 2025 को एग्ज़ाम हुआ था, उसके सब्जेक्ट नॉलेज वाले जो फार्मासिस्ट की सब्जेक्ट नॉलेज आती है उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उनकी विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम क्लास लेकर आए हैं। जैसा कि आपको पता है आपके फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम में जो आता है वो सब्जेक्ट नॉलेज आती है 65 नंबर की, और 20 नंबर की आपकी यूपी जीके और 15 नंबर का आपका कंप्यूटर आता है। जैसा कि आपको पता है 15 नंबर की जो कंप्यूटर वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे 2 फरवरी 2025 वाले, वो हम एक पिछली वीडियो में करा चुके हैं। तो वो अगर आपने नहीं देखी है तो आपको उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके उसे भी देख सकते हैं। और साथ में यूपी जीके का भी हमने कर दिया है, तो उससे भी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से क्लिक करके आप आसानी से देख सकते हैं। और आज हम कवर करने वाले हैं जो फार्मासिस्ट का 2 फरवरी 2025 को होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम हुआ था, उसके जो 65 क्वेश्चन जो सब्जेक्ट नॉलेज से आए थे फार्मासिस्ट के, वो हम कवर करने वाले हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो समय को गवाए बिना शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो आपके 2 फरवरी 2025 को एग्ज़ाम में आया था। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है अभी। निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित संक्रमण है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन इन्फेक्शन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, जिसे हम STI कहते हैं या SDI भी कहते हैं, SDD भी कहते हैं, एक्चुअली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज भी कहते हैं। तो इसमें कौन कौन सी डिसीज आ जाती हैं? एक आपकी क्या भाई जो आपकी क्लामाइडिया है ये आ जाती है, आपकी गोनेरिया है ये आ जाती है, सिफिलिस है, HIV है और हर्पीज है। ये सारी बीमारियां जो हैं आपकी आ जाती हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज में या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन यानी कि यौन संचालित संक्रमण में। तो इसमें हमसे पूछा है कि कौन सा हमारा आंसर होगा। मलेरिया, आपको पता होगा कि जो मलेरिया होती है वो क्या होती है, अभी परजीवी की काटने से होती है। जैसे मच्छर, एक प्लाज्मोडियम नाम का मच्छर होता है, उसकी वजह से, उसके काटने की वजह से आपकी मलेरिया हो जाती है। तो ये तो परजीवी की वजह से हो जाती है, अगर हिंदी में बात करें तो परजीवी जनित है। ये जो है मलेरिया है वो परजीवी जनित है। और अगर हम बात करें डिप्थीरिया और तपेदिक की, डिप्थीरिया और तपेदिक ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है, जीवाणु की जनित बीमारी है। ये जो है जीवाणु जनित बीमारी है। कौन सी? डिप्थीरिया और तपेदिक दोनों ही। साथ में अगर हम बात करें सिफिलिस, सिफिलिस जो होती है ये आपकी क्या है, यौन संचालित संक्रमण है यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिफिलिस। क्या हो जाएगा? सिफिलिस। सिफिलिस अभी हमने आपको बताया था, गोनेरिया है, क्लामाइडिया है, माइडिया है और आपका HIV है, ये सब आपके क्या होते हैं, यौन संचारित संक्रमण होते हैं। लेकिन मलेरिया परजीवी जनित होता है और डिप्थीरिया और तपेदिक क्या होता है, जीवाणु जनित होता है। ठीक है, तो यानी कि बैक्टीरिया से होता है डिप्थीरिया और तपेदिक। सिफिलिस जो है आपका STI है, यौन संचारित संक्रमण है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो इन्फेक्शन होता है जिसे हम STD यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज भी कहते हैं, ये क्या होती हैं, आर इन्फेक्शंस पास्ड थ्रू वेजाइनल, या तो वेजाइना से आपके एक दूसरे के शरीर में पहुंचता है, या एनाल से, या ओरल सेक्स से, या फिर कॉज्ड बाई बैक्टीरिया, वायरस या पैरासाइट। जैसे कि हमने बताया जो मलेरिया है वो पैरासाइट से होने वाली बीमारी है, और जो आपकी डिप्थीरिया और ट्यूबरकुलोसिस है ये आपके बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। मलेरिया पैरासाइट से होने वाली बीमारी है और डिप्थीरिया ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। लेकिन सिफिलिस जो है वो क्या है भाई, आपकी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, जो कि हमने आपको बताई दी है कहाँ कहाँ से हो सकती है भाई। जैसे सिफिलिस हमने बताया एक प्रमुख यौन संचारित संक्रमण है, STI है, जो ट्रेपोनिमा पैलिडियम जो है नामक बैक्टीरिया होता है उसके कारण होता है। ये मुख्य रूप से योनि, गुदा या मुख मैथुन, ओरल सेक्स के दौरान संक्रमित व्यक्ति के घावों के सीधे संपर्क में आने से फैलता है। जब हम किसी, मान लीजिए कोई गोनेरिया का
पेशेंट है, मान लीजिए कोई गोनेरिया या क्लैमिडिया या सिफिलिस का पेशेंट है, या HIV का पेशेंट है, या हर्पीज का पेशेंट है, वो किसी के साथ सेक्स करता है, उसके साथ संबंध बनाता है या उससे चिपकता है, तो उससे क्या होता है, उसके घाव उससे जैसे ही कनेक्ट होते हैं उससे दूसरे व्यक्ति से तुरंत उसमें वो बीमारी पहुंच जाती है, बैक्टीरिया के द्वारा या वायरस के द्वारा या पैरासाइट के द्वारा। तो सिफिलिस आपकी होगी STI यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो गया। इसके अलावा मलेरिया जो है हमने बता ही दिया, मच्छर जनित यानी कि पैरासाइट की वजह से होती है, जो प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होती है और संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलती है। डिप्थीरिया हमने बता ही दिया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरिया की वजह से हो जाता है, और जिसका जो बैक्टीरिया होता है वो होता है कोरिने बैक्टीरियम डिप्थीरिया, इसके बैक्टीरिया का नाम होता है। आमतौर पर खांसने या छींकने के माध्यम से ये फैलता है। ये STI नहीं है, ये एक्चुअली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज नहीं है। और तपेदिक के बारे में भी हमने बता ही दिया है। इसका जो बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है और ये फेफड़ों का एक रोग होता है। ठीक है, तो ये बात होगी। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और इसका एक्सप्लेनेशन भी समझ में आ गया होगा। तो अगर ऐसा है तो आप क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि शेयर करने से हमारी नॉलेज इंक्रीज होती है, बढ़ती है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे हमारी ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो तुरंत पाने के लिए और अपनी परीक्षा की तैयारी को थोड़ा इजी बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। कौन सा स्टेरिलाइजेशन विसंक्रमण तरीका रोगाणुओं माइक्रोब को मारने के लिए उच्च तापमान का उपयोग करता है? तो कौन सा स्टेरिलाइजेशन तरीका है जो है वो माइक्रोब यानी कि रोगाणुओं को मारने का काम करता है? व्हाट टाइप ऑफ स्टेरिलाइजेशन मेथड यूजेज हाई टेम्परेचर टू किल माइक्रोब्स को मारने के लिए? एक होता है नम मॉइस्ट एंड शुष्क ताप स्टेरिलाइजेशन, या रासायनिक स्टेरिलाइजेशन, गैसीय स्टेरिलाइजेशन, विकिरण स्टेरिलाइजेशन, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नम यानी कि मॉइस्ट एंड ड्राई स्टेरिलाइजेशन। मॉइस्ट एंड ड्राई स्टेरिलाइजेशन क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं, आप इसके बारे में भी जान सकते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया, रोगाणुओं यानी कि माइक्रोब्स को मारने के लिए उच्च तापमान का उपयोग करने वाले मुख्य भौतिक तरीके जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के स्टेरिलाइजेशन होते हैं, एक नम और शुष्क। नम ताप में क्या होता है, मॉइस्ट हीट में क्या होता है, इसमें आइटोक्लेव आपको पता होगा, आप किसी हॉस्पिटल में जॉब करते हैं तो आपको पता है OT में आइटोक्लेव अक्सर होता रहता है, जो उच्च दबाव हाई प्रेशर पर भाप उपयोग करके 121 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक तापमान पर रोगाणुओं को मारता है। शुष्क ताप की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें हॉट एयर मतलब सूखी हवा का उपयोग किया जाता है, जो 160 डिग्री सेल्सियस से 180 डिग्री सेल्सियस या इससे भी अधिक शुष्क तापमान पर सूक्ष्म जीवों को जलाकर या ऑक्सीकरण द्वारा मारने का काम करता है। ठीक है, तो माइक्रोब्स को मारने का काम कौन सा, मॉइस्ट एंड ड्राई स्टेरिलाइजेशन करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इनका जो स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र हैं, जिन्हें कल्याण मंदिर या स्वास्थ्य मंदिर भी कहा जाता है 2023 से, इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है भी, कम लागत वाले चिकित्सा उपकरणों का निर्माण करना बिल्कुल नहीं, पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों पर शोध करना बिल्कुल नहीं, शहरी आबादियों को उन्नत या एडवांस सर्जिकल देखभाल प्रदान करना बिल्कुल नहीं। इसका काम है भाई निवारक सेवाओं सहित व्यापक प्राथमिक देखभाल प्रदान करना। इसका क्या हो जाता है, मेन काम हो जाता है, उद्देश्य हो जाता है इसका। ठीक है, बाकी आप इसके बारे में डिटेल में भी थोड़ा देख सकते हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों, जिन्हें अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से जाना जाता है, का मुख्य उद्देश्य क्या होता है भी, समुदाय के करीब व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल यानी कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर CPHCB से कहा जाता है, ये प्रदान करना इसका उद्देश्य होता है। आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों का, जिन्हें आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी कहा जाने लगा 2023 से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके 2025 में 2 फरवरी को जो एग्जाम हुआ था होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का, उसमें आए हुए थे।
तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कार्यालय उपयोग के लिए बैंक से निकाली गई नकदी दिखाई देगी, किस रूप, मतलब कहाँ कहाँ दिखाई देगी, ये हमसे पूछा गया है। रोकड़ बही जो कैश बुक होती है उसके दोनों पक्षों में, या केवल रोकड़ बही पे, या केवल रोकड़ बही के क्रेडिट पक्ष में या डेबिट पक्ष में, ये हमसे पूछा गया है। तो इसमें तो नहीं होगी, एक पक्ष में तो नहीं होती है, ये दोनों पक्ष में नकदी दिखाई देती है, दोनों पक्ष में दिखाई देती है। तो केवल एक हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो केवल एक हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। बाकी इसके बारे में हमने लिख के भी रखा है, आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत में सामुदायिक फार्मेसियों के संचालन को नियंत्रित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स रेगुलेट द ऑपरेशन ऑफ कम्युनिटी फार्मेसीज इन इंडिया? तो इंडियन मेडिकल काउंसिल बिल्कुल नहीं, दिल्ली होम्योपैथिक अधिनियम बिल्कुल नहीं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बिल्कुल नहीं, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम जो 1940 वाला जो है ये नियंत्रित करने का काम करता है। फार्मेसियों के संचालन को नियंत्रण करने का काम कौन करता है? औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, जैसे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 कहते हैं। तो ये हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप देख सकते हैं कि भारत में सामुदायिक फार्मेसियों के संचालन, दवाओं की बिक्री, भंडारण और वितरण को मुख्य रूप से औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 यानी कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यह अधिनियम सुनिश्चित करता है कि फार्मेसी लाइसेंस प्राप्त हो और दवाएं योग्य फार्मासिस्ट की देखरेख में बेची जाए। ठीक है, ये इसका उद्देश्य रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा होम्योपैथिक टैबलेट्स तैयार करने के लिए उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू प्रिपेयर होम्योपैथिक टैबलेट्स? तो होम्योपैथिक टैबलेट्स तो आपने देखी हुई होंगी। तो होम्योपैथिक टैबलेट्स को तैयार करने के लिए किसका यूज किया जाता है? ग्लिसरीन का, अल्कोहल का, सुक्रोज का, लैक्टोज का, या उपरोक्त में से कोई नहीं? किसका यूज किया जाता है ये हमसे पूछा गया है। तो बिल्कुल जो तो इसमें जो टैबलेट्स बनाने में यूज किया जाता है वो किया जाता है लैक्टोज का। किसका भी? लैक्टोज का। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाता है इसका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, लैक्टोज का यूज किया जाता है होम्योपैथिक टैबलेट्स को तैयार करने में। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट हमने आंसर आपको बता ही दिया, बाकी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। होम्योपैथिक टैबलेट तैयार करने के लिए मुख्य रूप से लैक्टोज, या जिसे शुगर ऑफ मिल्क कहते हैं, का उपयोग किया जाता है। लैक्टोज आपको पता है जिसमें लैक आ जाए वो दूध से ही मिलता है। जैसे दूध में आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सा एसिड पाया जाता है, तो वो आपका लैक्टिक एसिड पाया जाता है। तो लैक्टोज यानी कि दूध से ही मिलता है। लैक्टोज का उपयोग टैबलेट को आकार और स्थिरता देने के लिए एक आधार के रूप में किया जाता है। इसका यूज जिस पर दवा की पोटेंसी डाली जाती है। ठीक है, बाद में उसमें क्या होता है, दवा की पोटेंसी डाली जाती है जिससे कि वो खाने योग्य हो जाती है, लेने योग्य दवा बन जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। सेंटीसीमल स्केल में पहली पोटेंसी को औषधि को कैसे तनु करके तैयार किया जाता है? इन द सेंटीमीसल स्केल द फर्स्ट पोटेंसी इज प्रिपेयर्ड बाय डाइल्यूटिंग द ड्रग। डाइल्यूट करके किस मात्रा में इसको लिया जाता है? तो 1 भाग औषधि और 999 भाग वाहक बिल्कुल नहीं, 1 भाग औषधि और 49 भाग वाहक बिल्कुल नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 भाग औषधि और 99 भाग वाहक होता है। ठीक है, तो डी भी नहीं होगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर। आप इसे डिटेल में भी देख सकते हैं, हमने लिख के रखा है आपके लिए। सेंटीसीमल, जिसे सी सेंटीसीमल स्केल जो होती है, पहली पोटेंसी बंसी या बंसी एच को तैयार करने के लिए 1 भाग मूल औषधि, 1 भाग क्या होता है? मूल औषधि जो होती है वो को 99 भाग वाहक यानी कि डाइल्यूटेड व्हीकल या अल्कोहल या दूध की चीनी में मिलाकर तैयार किया जाता है। इस प्रक्रिया में 1:100 का अनुपात होता है, जिसमें 1 भाग क्या होता है? दवा होती है, औषधि होती है, और 99 भाग क्या होता है? वाहक होता है सेंटीसीमल स्केल में। ठीक है, इसकी 3 स्केलें होती हैं, 1 दशमलव स्केल भी होती है, उसके बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे।
और बंसी जो होती है, बंसी पोटेंसी 1 भाग औषधि, अभी हम बता ही चुके हैं, और 99 भाग क्या होता है, भाग होता है, और टोटल क्या हो जाता है, 100 हो जाता है, जिसे 1:100 कहते हैं। और 2C क्या होती है, 1 भाग बंसी पोटेंसी प्लस 99 भाग, और इसी तरह ये प्रक्रिया आगे बढ़ती रहती है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, और उन्हें देख के हमें बताना है कौन सा सही है, कौन सा गलत है, या दोनों सही है या दोनों गलत है, ये हमें बताना है। बिल्कुल, औषधि की वैकल्पिक क्रिया उसकी प्राथमिक क्रिया के विभिन्न पैरोक्सिमों या आवेगों की वैकल्पिक स्थिति होती। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही कह रहा है। दूसरा देख लेते हैं, होम्योपैथिक उपचार औषधि की वैकल्पिक क्रिया के दौरान होता है। बिल्कुल, होम्योपैथिक उपचार जो होता है औषधि की वैकल्पिक क्रिया के दौरान ही होता है। तो ऑप्शन 2 भी, मतलब कथन 1 और कथन 2 दोनों हमारे क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। दोनों क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। अब देख लेते हैं ऑप्शन, कथन 1 सही है लेकिन दूसरा गलत है, बिल्कुल नहीं होगा। पहला गलत है, बिल्कुल नहीं होगा। दोनों हमारे सही हैं, इसमें तो दोनों गलत बता रहे, तो ये भी नहीं होगा। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि हमारे दोनों कथनों को सही बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 9। फार्मेसी में आशुद्ध जल, जिसे डिस्टिल्ड वाटर हम कहते हैं, तैयार करने के लिए कौन सी प्रक्रिया आवश्यक है? विच प्रोसेस इज एसेंशियल फॉर प्रिपेयरिंग डिस्टिल्ड वाटर इन ए फार्मेसी? तो फार्मेसी में डिस्टिल्ड वाटर तैयार करने के लिए कौन सी प्रक्रिया आवश्यक है, ये हमसे पूछा गया है। क्योंकि आपने कई बार देखा होगा, इंजेक्शन जो होते हैं वो पाउडर की फॉर्म में आते हैं। वो क्या होते हैं, पाउडर की फॉर्म में आते हैं, उसके साथ डिस्टिल्ड वाटर दिया गया होता है। तो उसको पाउडर में मिलाने के बाद तभी हम इंजेक्शन को लगाते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी प्रक्रिया के दौरान ये होता है? तो साधारण आसमन के द्वारा होता है, या निर्वात आसमन, भाप आसमन, प्रभाजी आसमन, या इनमें से कोई नहीं, ये हमसे पूछा गया। तो ये जो डिस्टिल्ड वाटर की जो तैयार करने की प्रक्रिया होती है वो होती है साधारण आसमन, यानी कि सिंपल डिस्टिलेशन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल डिस्टिलेशन के द्वारा हमारा क्या हो जाता है, डिस्टिल्ड वाटर तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। आप चाहें तो देख सकते हैं, फार्मेसी में आशुद्ध जल डिस्टिल्ड वाटर तैयार करने के लिए साधारण आसमन अर्थात सिंपल डिस्टिलेशन प्रक्रिया सबसे आवश्यक और बुनियादी विधि है। इसमें पानी को उबालकर भाप यानी कि वाष्प में बदला जाता है, जिससे आवासशील अशुद्धियाँ पीछे रह जाती हैं, और फिर भाप को संघनित करके शुद्ध पानी एकत्र कर लिया जाता है। मूल प्रक्रिया जल को गर्म करके वाष्पीकरण और फिर संघनन है, और इसका उद्देश्य सूक्ष्म जीवों, खनिजों और अशुद्धियों को हटाना होता है। जो पानी में सूक्ष्म जीव होते हैं, खनिज होते हैं, अशुद्धियाँ होती हैं, उनको निकाल के उसे डिस्टिल्ड वाटर बनाने का काम होता है। तो इसलिए हम उसमें उसे गर्म करते हैं, जो हल्का हल्का पानी होता है वो भाप बन के उड़ जाता है। जो अशुद्धियाँ होती हैं या सूक्ष्म जीव होते हैं या खनिज होते हैं वो वहीं पर रह जाते हैं, फिर उस वाष्प को जल में बदल के हम भर देते हैं, वो बन जाता है डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, देख लेते हैं। होम्योपैथिक दवा की क्षमता निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में व्यक्त की जाती है? द पोटेंसी ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो पीएच मान में, विशिष्ट घनत्व में, दशमलव स्केल या और सेंटीसीमल स्केल में, आणविक भार में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अभी हमने आपको बताया था जो पोटेंसी होती है होम्योपैथिक मेडिसिन्स की, जो होम्योपैथिक मेडिसिन्स की पोटेंसी होती है उसकी 3 स्केल होती हैं, लेकिन इसमें 2 स्केल दिए, तो ये भी हम आंसर लगा सकते हैं, ये भी हम आंसर लगा सकते हैं। हमने बताया ना, 1 दशमलव स्केल होती है और सेंटीसीमल स्केल तो हम बता ही चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, डेसिमल स्केल एंड सेंटीसीमल स्केल हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा एक और स्केल जो होती है वो भी हम बात कर लेते हैं। तो होम्योपैथिक दवाओं की क्षमता यानी कि पोटेंसी, उनके विरलीकरण यानी कि डाइल्यूशन और शक्तिवर्धन यानी कि पोटेंसीजेशन की प्रक्रिया पर आधारित होती है। इसे मापने के लिए मुख्य रूप से 3 पैमानों का उपयोग किया जाता है। 1 दशमलव स्केल,
इसे एक्स या डी में दर्शाया जाता है। इसमें दवा और विलायक का क्या होता है अनुपात, 1:9 होता है। दशमलव स्केल में 1:9 होता है। और इससे पहले एक हमने सेंटीसीमल स्केल वाला जो है क्वेश्चन देखा था, उसमें उसे सी से व्यक्त किया गया था और दवा और विलायक का अनुपात हमसे पूछा गया तो हमने बताया था 1:99 होता है। ऐसे ही सेंटीसीमल स्केल जो होता है जिसे एलएम स्केल कहते हैं, इसमें 1:49 में इसे रखा जाता है। ठीक है, ये मिली सीमल स्केल होता है। ठीक है, तीसरा स्केल हमने जैसा कि बताया ना 3 स्केल होते हैं, तो वो ये 3 स्केल हो गए। एक बार मैं फिर से कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट में भी बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, हमारी ऐसी ही वीडियो तुरंत पाने के लिए और अपनी परीक्षा की तैयारी को थोड़ा आसान बनाने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं भाई। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहें तो हम एक बैच भी लेकर आने वाले हैं, थ्योरी बैच, जिसमें हम थ्योरी तो कराएंगे ही कराएंगे, साथ में उससे रिलेटेड जो एमसीक्यू होंगे, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम के लिए, वो भी हम उसमें कराने वाले हैं। बहुत ही कम रेट पे हम लाने वाले हैं। होम्योपैथिक बाह्य अनुप्रयोगों के लिए सामान्य आधार के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मोम, वैसलीन, तेल। जो होम्योपैथिक बाह्य अनुप्रयोग होते हैं उनके लिए सामान्य आधार के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मोम, वैसलीन और तेल उपरोक्त में से कौन से सही हैं? तो मोम का भी यूज किया जाता है, वैसलीन और तेल, तो जिसमें तीनों सही होंगे वही हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। अब बाकी काम डिटेल में देखना चाहें तो देख सकते हैं। होम्योपैथिक बाह्य अनुप्रयोगों एक्सटर्नल एप्लीकेशन जैसे क्रीम, मलहम और लोशन के लिए सामान्य आधार पर मोम, वैसलीन और तेल तीनों का उपयोग किया जाता है। ये औषधीय गुणों को त्वचा पर लगाने के लिए आधार प्रदान करते हैं। बिल्कुल, इसमें दवा मिला दी जाती है और फिर क्रीम या मलहम या लोशन बना दिया जाता है। किससे भी? मोम, वैसलीन और तेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं भाई क्या कह रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी एक इन्वेंट्री नहीं है? तो इनमें से कौन सी एक इन्वेंट्री नहीं है, ये हमसे पूछा गया है भाई। तैयार उत्पाद इन्वेंट्री है या नहीं? बिल्कुल है। उपभोज उपकरण बिल्कुल, कच्चा माल भी बिल्कुल, लेकिन मशीनें जो होती हैं वो हमारी क्या नहीं होती हैं? इन्वेंट्री नहीं होती हैं। मशीनें जो होती हैं वो हमारी इन्वेंट्री नहीं होती। अब इन्वेंट्री होती क्या है ये भी हम जान लेते हैं। तो इन्वेंट्री से तात्पर्य उन वस्तुओं या सामग्रियों से है जो किसी व्यवसाय द्वारा पुनर्विक्रय या उत्पादन की प्रक्रिया में उपयोग के लिए रखी जाती हैं। बिल्कुल। और मशीनें जो है, मशीनें कंपनी की अचल संपत्ति होती हैं, फिक्स्ड एसेट होती हैं, ना कि इन्वेंट्री। तो इसीलिए हमारा मशीनें क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो गया। अब हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जिससे कि ऑप्शन और क्वेश्चन हमें दोनों दिख जाए। ठीक है, अब देख लेते हैं भाई। दूषित जल के माध्यम से आंत्रज्वर संचरण के लिए मुख्य रूप से कौन सा रोगजनक जिम्मेदार है? तो ये हमसे पूछा गया है। पहले तो हम आपके लिए बता दें कि आंत्रज्वर है जिसे हम क्या कहते हैं, एंट्रिक फीवर कहते हैं, या हम दूसरी भाषा में कहें तो टाइफाइड जो फीवर हो जाता है उसे ही हम आंत्रज्वर कहते हैं। तो आपको पता होगा जो टाइफाइड होता है वो किसकी वजह से होता है? वो होता है सॉल्मेला टाइफाई। इसका जो जिसकी वजह से होता है वो क्या होता है? साल्मोनेला टाइफाई की वजह से हमारा क्या होता है? आंत्रज्वर या टाइफाइड हमारा होता है। आंत्रज्वर कह लो या टाइफाइड कह लो, बात एक ही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो रोगजनक का नाम पूछा है, कौन सा रोगजनक जिम्मेदार है टाइफाइड या आंत्रज्वर के लिए? तो साल्मोनेला टाइफाई इसके लिए जिम्मेदार होता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये तो हम बता ही चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। शेड्यूल सी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। शेड्यूल सी और औषधियों की खुदरा बिक्री के लिए आवेदन हेतु आवश्यक फॉर्म नंबर। तो शेड्यूल सी और औषधियों की खुदरा बिक्री के लिए जो आवश्यक फॉर्म नंबर होता है वो क्या होता है? 19। कितना होता है? 19। कितना होता है? 19 होता है हमारा फॉर्म नंबर 19, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फॉर्म नंबर जो होता है वो 19 होता है, 19 होता है। बाकी 21, 19 सी, 20 इन सब के बारे में भी हम थोड़ा जान लेते हैं। तो शेड्यूल सी और C1 औषधियों
कि खुदरा बिक्री के लिए लाइसेंस प्राप्त करने हेतु आवेदन करने के लिए आवश्यक फॉर्म जो होता है वो 19 होता है, फॉर्म 19 होता है। इसके अलावा फॉर्म 19 यह अनुसूची C1 और X को छोड़कर यह उनके 7 दवाओं की खुदरा थोक बिक्री के लिए आवेदन फॉर्म है। अब 21 के बारे में बात कर लेते हैं। फॉर्म 21 क्या कहता है? यह वह लाइसेंस है जो आवेदन फॉर्म 19 के बाद जारी किया जाता है, ना कि आवेदन फॉर्म। ये आवेदन फॉर्म नहीं है, जब ये वह लाइसेंस है, ये एक्चुअली लाइसेंस है जो आवेदन के बाद जारी किया जाता है, फॉर्म 21। और अगर 19C की बात की जाए, अगर फॉर्म 19C की बात की जाए तो ये शेड्यूल एक्स की दवाओं के लिए आवेदन है। शेड्यूल एक्स की दवाओं के लिए जो आवेदन किया जाता है उसके लिए फॉर्म 19C का यूज किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। कौन सा शब्द कीटों द्वारा प्रसारित यानी ट्रांसमिटेड रोगों के लिए उपयोग होता है? तो कौन सा रोग है जो कीटों के द्वारा, मतलब किसके द्वारा भी, जो इंसेक्ट होते हैं, कीड़े होते हैं, उनको द्वारा ट्रांसमिटेड होता है, फैलता है, उन्हें क्या कहा जाता है? ये हमसे पूछा गया है। कौन सा शब्द का यूज किया जाता है? कि संपर्क, कॉन्टैक्ट का यूज किया जाता है, स्थानिक का यूज किया जाता है, एंडेमिक का यूज किया जाता है, या बाहक? तो अभी हमने आपको बताया था जैसे मच्छर है, मच्छर के काटने से क्या हो जाता है? मलेरिया हो जाता है। मच्छर के काटने से मलेरिया हो जाता है। तो मच्छर के काटने से जो मलेरिया होता है, तो मलेरिया होने का जो वाहक है, मलेरिया होने का जो वाहक है वो क्या है? मच्छर। और मच्छर एक क्या है? कीट है, एक कीट है, कीड़ा है, तो उसकी वजह से होता है। तो ये इसका वाहक है, हम क्या कहते हैं इसका? ये क्या है? वाहक है, वेक्टर है। तो हम किस शब्द का यूज कहते हैं? वाहक शब्द का यूज करते हैं, या वेक्टर जनित कहते हैं। जैसे हमने बताया था ना, पहला ही क्वेश्चन था, तो हमने बताया था मलेरिया जो होती है वो क्या होती है? मच्छर वाहक होती है। वेक्टर जनित क्या होता है? एक बीमारी होती है जो प्लाज्मोडियम की वजह से होती है। ठीक है, एनाफिलीज जो एनाफिलीज नाम का मच्छर होता है उसके काटने की वजह से मलेरिया हो जाती है। तो वाहक कहते हैं हम इसे, वाहक या वेक्टर जनित रोग कहा जाता है उस रोग को। जैसे मलेरिया को क्या हम कहेंगे? वेक्टर जनित रोग कहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कीटों द्वारा प्रसारित रोगों के लिए C वाहक जनित रोग शब्द का उपयोग किया जाता है। मच्छर, टिक्स, मक्खियाँ जैसे जीव इन लोगों के मुख्य वाहक होते हैं, वेक्टर्स होते हैं, यही तो हम कहते हैं। बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। अल्मा अता घोषणा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का घटक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर एज पर द अल्मा अता डिक्लेरेशन? तो कौन सा नहीं है? उन्नत एडवांस सर्जिकल, प्रचलित स्वास्थ्य, निरापद या प्रमुख संक्रामक रोगों के विरुद्ध प्रतिरक्षण, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वो हो जाएगा एडवांस सर्जिकल इंटरवेंशंस। एडवांस सर्जिकल इंटरवेंशंस यानी कि उन्नत या एडवांस सर्जिकल हस्तक्षेप, ये हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर A विल बी द राइट आंसर। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बारे में अगर आप जानना चाहें तो देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं लिख के लाया हूँ। जो इसके 8 आवश्यक घटक होते हैं उन सबको हम देख लेते हैं। अल्मा अता घोषणा 1978 के अनुसार प्राथमिक घोषणा देखभाल, जिसे PHC कहते हैं, का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बुनियादी, सुलभ और निवारक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना होता है इसका उद्देश्य। और उन्नत एडवांस सर्जिकल हस्तक्षेप प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का घटक नहीं है। एक्चुअली हमसे यही पूछा था कि इसका घटक क्या नहीं है, इसका घटक क्या नहीं है, तो कौन सा नहीं होगा? उन्नत एडवांस सर्जिकल हस्तक्षेप इसका घटक नहीं होगा। और जो हैं 8 घटक वो हम बता दे रहे हैं आपको, आपके सामने लेकर आ गए। इसके 8 आवश्यक घटक होते हैं। कौन कौन से? प्रचलित स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में शिक्षा, खाद्य आपूर्ति और उचित पोषण को बढ़ावा, निरापद जल और बुनियादी स्वच्छता, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल, परिवार नियोजन सेहत, प्रमुख संक्रामक रोगों के विरुद्ध प्रतिरक्षण जिसे टीकाकरण कराया जाता है, स्थानिक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण, सामान्य बीमारियों और चोटों का उपचार, आवश्यक दवाओं का प्रावधान। ये 8 क्या हो जाते हैं? 8 आवश्यक घटक हो जाते हैं आपके अल्मा अता घोषणा 1978 के अनुसार। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं क्या कह रहा है। सामुदायिक फार्मेसी में फार्मेको विजिलेंस का अर्थ क्या होता है? तो सामुदायिक फार्मेसी होती हैं, उनमें एक फार्मेको विजिलेंस शब्द का यूज किया जाता है, उसका क्या अर्थ होता है ये हमसे पूछा गया है। तो बिल्कुल हम बता देंगे। रोगियों को बीमारी
की रोकथाम के लिए, रोकथाम के बारे में शिक्षित करना जो होता है, ये अर्थ होता है फार्माको विजिलेंस का? बिल्कुल नहीं होता है। निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित करना? बिल्कुल नहीं। दवाइयों की सुरक्षा की निगरानी और प्रतिकूल प्रभावों को रिपोर्ट करना जो होता है फार्माको विजिलेंस का अर्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, मॉनिटरिंग द सेफ्टी ऑफ मेडिसिन एंड रिपोर्टिंग एडवर्स इफेक्ट। ठीक है, यह इसका क्या हो जाता है? अर्थ हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ग्रामीण स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रमों में आशा जो होती हैं, आशा कार्यकर्ताओं की क्या भूमिका होती है, ये हमसे पूछा गया है। तो आशा जो कार्यकर्ता होती हैं उनकी क्या भूमिका होती है, ये हमसे पूछा गया है। बिल्कुल, तो जैविक दवाइयों का निर्माण करना? बिल्कुल, आशा जो बहनें होती हैं, आशा कार्यकर्ताएं जो होती हैं, उनका काम जैविक दवाइयों का निर्माण करना थोड़ी ना होता है। विशेष क्षेत्रों में डॉक्टरों को प्रशिक्षण करना, वो थोड़ी ना कोई डॉक्टर होती हैं जो डॉक्टर्स को प्रशिक्षण देंगी, बिल्कुल नहीं देंगी, वो तो बिल्कुल नहीं दे पाएंगे प्रशिक्षण। इसके अलावा बुनियादी स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना और समुदायों को स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ना, ये आशा कार्यकर्ताओं का क्या होता है? काम होता है। ठीक है, तो डी नहीं होगा, ई भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। जैसा कि आप देख भी सकते हैं, ग्रामीण स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रमों में आशा कार्यकर्ताओं की मुख्य भूमिका बुनियादी स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना और समुदायों को स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ना। वे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता, पोषण, टीकाकरण, प्रसव पूर्व देखभाल और संक्रामक रोगों के बारे में जागरूकता फैलाती हैं। साथ ही स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सहायता के लिए पहले संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करती हैं। कौन? भी आशा कार्यकर्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। कौन सी होम्योपैथिक औषधि आमतौर पर एकोनिटम नेपेलस पौधे से तैयार की जाती है? ये हमसे पूछा गया है। कौन सी होम्योपैथिक औषधि है जो कि एकोनिटम नेपेलस पौधे से तैयार की जाती है? तो आप नाम से ही क्लियर हो गए होंगे, नक्स का नहीं होगी, सल्फर नहीं होगी, एकोनाइट होगी। बिल्कुल बिल्कुल एकोनाइट होगी, आप नाम से ही क्लियर कर सकते हैं। जब इसमें एकोनिटम नेपेलस आ रहा है तो एकोनाइट नाम की ही दवा बनाई जाएगी। तो 19 का सी, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा एकोनाइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाकी आप देख भी सकते हैं, एकोनिटम नेपेलस पौधे से तैयार की जाने वाली प्रमुख होम्योपैथिक औषधि एकोनाइट है, जिसे हम एकोनिटम भी कहते हैं। इसे आमतौर पर एकोनाइट या एनैप कहा जाता है, जिसका उपयोग अचानक आए बुखार, सर्दी, पैनिक अटैक और तीव्र बेचैनी के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो कैसी लग रही है वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि शेयर करने से हमारी नॉलेज इंक्रीज होती है, बढ़ती है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारी ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो तुरंत पाने के लिए, नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए और परीक्षा की तैयारी को थोड़ा आसान बनाने के लिए, ईजी बनाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। एक आदर्श फार्मेसी में हर्बेरियम का प्राथमिक कार्य क्या होता है? व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ एन हर्बेरियम इन एन आइडियल फार्मेसी? तो क्या यूज होता है, ये हमसे पूछा गया है। तेल निकालना? बिल्कुल नहीं, हर्बेरियम का काम थोड़ी ना होता है तेल निकालना। या पाउडर तैयार करना? बिल्कुल नहीं होता है। जड़ी बूटियों को सुखाना? बिल्कुल नहीं। इसका क्या होता है? पौधों के नमूनों को संरक्षित करना। इसका जो काम होता है, पौधे के जो नमूने होते हैं उनको क्या करना होता है? संरक्षित करना होता है। प्रिजर्विंग प्लांट स्पेसिमेंस को क्या करना होता है? प्रिजर्व करने का काम होता है। पौधों के नमूनों को संरक्षित करने का काम होता है हर्बेरियम का प्राथमिक कार्य। ठीक है, बाकी आप जान सकते हैं इसके बारे में। एक आदर्श फार्मेसी या वनस्पति विज्ञान में हर्बेरियम का प्राथमिक कार्य पौधों के नमूनों को भविष्य के संदर्भ, अनुसंधान और पहचान के लिए व्यवस्थित रूप से संरक्षित यानी प्रिजर्व करना है। इसमें पौधों को सुखाकर, दबाकर और कागज की शीट पर चिपका कर रखा जाता है, जिससे उनकी शारीरिक और औषधीय विशेषता का अध्ययन लंबे समय तक किया जा सके। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। औषधियों का संप्रेषण ट्रीटूरेशन के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटूरेशन ऑफ ड्रग्स? तो आसवन इकाई, टैबलेट प्रेस मशीन, ओखली मूसल या परकोलेटर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वो होता है ओखली और मूसल। उसे क्या कहते हैं हम? ओखली और
मूसल उपकरण कहते हैं जिसका यूज किया जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं औषधियों के संप्रेषण ट्रिट्यूरेशन की प्रक्रिया में ठोस औषधीय पदार्थों को पीसकर बारीक पाउडर बनाया जाता है। इस कार्य के लिए ओखली और मूसल का उपयोग किया जाता है। आपने कई बार टीवी में भी देखा होगा, जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती हैं, होम्योपैथिक दवाइयाँ होती हैं, तो वो बनाते हुए जैसे ही वीडियो दिखाई जाती है तो उसमें ओखली में एक मूसर से कूटते हुए लोग दिखते हैं, तो उसी का यूज किया जाता है, ओखली और मूसर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। एक औंस के शाही माप को मीट्रिक प्रणाली में परिवर्तित करते समय एक औंस कितने ग्राम के अनुरूप होता है? तो वो होता है, इसका डायरेक्ट आंसर जो हो जाएगा 28.35 ग्राम। 28.35 ग्राम, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। इससे थोड़ा क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर लेंगे जिससे कि हमें ऑप्शन भी दिख जाए। बाहरी अनुप्रयोगों में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला माध्यम कौन सा है? विच मीडियम इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन एक्सटर्नल एप्लीकेशंस? तो एक्सटर्नल एप्लीकेशंस में बाहरी अनुप्रयोगों में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला माध्यम कौन सा है, ये हमसे पूछा गया है। तो बिल्कुल देख लेते हैं अभी। अल्कोहल बिल्कुल नहीं, अल्कोहल सबसे ज़्यादा यूज नहीं किया, यहाँ तक कि अल्कोहल यूज किया जाता है लेकिन सबसे ज़्यादा नहीं। लैनोलिन भी नहीं है सबसे ज़्यादा, पैराफिन भी नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज किया जाता है वो होता है जल। क्या होता है? जल। वाटर का सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। वाटर क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑफ दिस क्वेश्चन। बाहरी अनुप्रयोगों में जल सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला माध्यम है क्योंकि यह एक उत्कृष्ट विलायक है और अधिकांश दवाओं या रसायनों के साथ आसानी से मिल जाता है, बस इसीलिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक आधिकारिक दस्तावेज है जो भारत में होम्योपैथिक दवाओं के मानकीकरण को नियंत्रित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दैट गवर्न द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन इन इंडिया? तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें होम्योपैथिक से रिलेटेड, होम्योपैथिक मेडिसिन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं। इसका रीजन बस केवल एक ही है, क्योंकि ये जो वैकेंसी थी वो थी होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की। किसकी थी भी? होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की ये वैकेंसी थी। यही रीजन था कि होम्योपैथिक से रिलेटेड इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, होम्योपैथिक दवाओं से रिलेटेड। लेकिन आपको पता है अभी जो आपका एग्जाम है, जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी है वो है एलोपैथिक। वो क्या है? एलोपैथिक मेडिसिन को, एलोपैथिक फार्मासिस्ट की। तो उसमें जो क्वेश्चन आएंगे एलोपैथिक मेडिसिन से रिलेटेड ज़्यादा आने वाले हैं। फिलहाल तो क्योंकि ये क्वेश्चन आए थे तो मैं सारे आपको कवर करते हुए आपको समझाते हुए चल रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि ये भी क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो जो भारत में होम्योपैथिक दवाओं के मानकीकरण को नियंत्रित करता है, प्राथमिक आधिकारिक दस्तावेज हमसे पूछा गया है। ब्रिटिश फार्माकोपिया बिल्कुल नहीं, यूरोपीय बिल्कुल नहीं, भाई हमारे इंडिया में है तो इंडिया की बात चलेगी। होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया बिल्कुल HPI का ही यूज होगा। HPI जो है वही प्राथमिक आधिकारिक दस्तावेज है जो है होम्योपैथिक दवाओं के मानकीकरण को नियंत्रित करने का। तो होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ये हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में होम्योपैथिक दवाओं के मानकीकरण को नियंत्रित करने के लिए किसका HPI क्या है? दस्तावेज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ होम्योपैथिक में औषधि यानी कि रेमेडी के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है? ये हमसे पूछा गया है। इसमें से कौन सा यूज नहीं किया जाता है भी, ये हमसे पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं, हमारा जो है सोडियम क्लोराइड भी यूज किया जाता है, सोडियम क्लोराइड भी यूज किया जाता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड भी यूज किया जाता है, जिंक भी यूज किया जाता है, सिलिका भी यूज किया जाता है। तो भाई इनमें से तो कोई ऑप्शन है नहीं जो यूज ना किया जाता हो, ये तो चारों के चारों ऑप्शन यूज किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ई क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अब हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। जनसांख्यिकी चक्र के किस अवस्था में उच्च जन्म और उच्च मृत्यु दरें होती हैं? विच फेज इन द डेमोग्राफिक साइकिल इज कैरेक्टराइज्ड बाई हाई बर्थ एंड हाई डेथ रेट्स? तो विलंबित विस्तार अवस्था, घटती अवस्था, उच्च स्तर अवस्था, प्रारंभिक विस्तार अवस्था या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारी क्या हो जाएगी? हाई स्टेशनरी स्टेज हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उच्च स्तर अवस्था बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। आप देख सकते हैं कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के प्रथम चरण जिसे उच्च स्थिर अवस्था कहा जाता है में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही क्या होती हैं, अधिक होती हैं उच्च स्थिर अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी गर्भनिरोधक का तरीका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। तो मैं आपको बता दूं, जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है तो ये तो आप समझ ही गए, ये तो स्थायी हो ही नहीं सकता, ये तो स्थायी हो नहीं सकता, तो ये तो होगा नहीं। कॉपर्टी आपने देखा होगा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कॉपर्टी जो है टैबलेट्स मिल जाती हैं, ये भी टेम्पररी होती हैं, टेम्पररी गर्भ निरोधक होती हैं भी, तो ये भी परमानेंट तो नहीं है। जो कंडोम का जो प्रोटेक्शन होता है ये भी क्या होता है, भी परमानेंट तो नहीं होता है, ये भी क्या है, भी परमानेंट तो नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता। कॉपर्टी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव और कंडोम्स जो हैं ये हमारे क्या नहीं होते हैं, स्थायी गर्भ निरोधक नहीं होते हैं। लेकिन ट्यूबेक्टोमी जो होती है, ट्यूबेक्टोमी क्या होती है, इसमें क्या होती है, महिला की जो बच्चेदानी होती है वो निकाल दी जाती है, तो इसमें क्या होता है, भी ये स्थायी गर्भ निरोधक होता है ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ट्यूबेक्टोमी विल बी द राइट आंसर। लेकिन पुरुषों में अगर देखा जाए तो पुरुषों में जो गर्भ निरोधक स्थायी गर्भ निरोधक का काम करता है उसमें भी एक ऑपरेशन होता है, उसे कहते हैं पुरुष नसबंदी, जिसे वैसेक्टोमी कहते हैं। ट्यूबेक्टोमी महिलाओं में होती है, ट्यूबेक्टोमी महिलाओं में होती है, लेकिन जो पुरुषों में होती है वो होती है वैसेक्टोमी। पुरुषों में वैसेक्टोमी होती है, महिलाओं में ट्यूबेक्टोमी होती है, ट्यूबेक्टोमी होती है। ठीक है, ये क्या है, स्थायी परमानेंट क्या है, सर्जिकल तरीका है ऑपरेशन के द्वारा। इसमें क्या होता है, महिला की फैलोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है और बांध दिया जाता है, जिससे अंडाणु और शुक्राणु का मिलन नहीं हो पाता है। जब उसे बंद कर दिया जाता है, काट दिया जाता है, तो जो शुक्राणु है वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे, उससे निषेचन नहीं होगा, निषेचन नहीं होगा तो फिर गर्भ बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। प्रतिरक्षण कार्यक्रमों में कोल्ड चेन शब्द का क्या तात्पर्य है, ये हमसे पूछा गया है। तो इसका बहुत आसान तरीका है, फिलहाल तो अभी देख लेते हैं। खुदरा उद्देश्यों के लिए दवाइयों को रेफ्रिजरेटर करना बिल्कुल नहीं। ये सुनिश्चित करना कि चिकित्सा उपकरण रोगाणुहीन रहें, बिल्कुल नहीं। इसका भी ये कोल्ड चेन का तात्पर्य नहीं होता है। इसका होता है टीके की क्षमता बनाए रखने के लिए तापमान नियंत्रित आपूर्ति श्रृंखला, चेन जिसे हम कहते हैं, वो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, बाकी हमारे सारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। तो टीके की क्षमता बनाए रखने के लिए तापमान नियंत्रित आपूर्ति श्रृंखला जिसे हम चेन कहते हैं। प्रतिरक्षण कार्यक्रमों में कोल्ड चेन एक ऐसी प्रणाली है जिसमें टीकों को उनके निर्माण के स्थान से लेकर टीकाकरण के समय तक एक निश्चित और नियंत्रित कम तापमान, आमतौर पर 2 डिग्री से 8 डिग्री पर रखा जाता है। इस तापमान नियंत्रित आपूर्ति श्रृंखला इस सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि टीके अपनी शक्ति और प्रभावशीलता ना खोएं, अपनी पोटेंसी क्षमता अपनी ना खोएं, क्योंकि अत्यधिक गर्मी या ठंड उन्हें खराब कर सकती है। ज़्यादा ठंड भी होगी तब भी खराब हो सकते हैं टीके, या ज़्यादा गर्मी होगी तब भी उसमें खराब हो सकते हैं टीके। ठीक है, तो चेन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। चेरी लाल रंग रक्त किस विषाक्तता में देखा जाता है। चेरी रेड कलर ऑफ ब्लड इज सीन इन पॉइजनिंग विद, तो किसकी पॉइजन से चेरी लाल रंग दिखने लगता है पेशेंट में, मरीज में चेरी लाल रंग किसकी वजह से दिखता है, तो वो होता है ना तो शीशा की वजह से होता है, ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड जिसे हम CO कहते हैं। क्या होता है भी, कार्बन मोनोऑक्साइड की विषाक्तता जब पेशेंट में आती है तब क्या हो जाता है भी, तब वो चेरी लाल रंग का दिखने लगता है, सल्फाइड से नहीं, नाइट्राइड से नहीं। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी आप देख भी सकते हैं विषाक्तता में, CO की विषाक्तता में रक्त और त्वचा का रंग कैसा हो जाता है, चेरी लाल हो जाता है। जब कार्बन मोनोऑक्साइड शरीर के भीतर जाता है तो ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन के साथ क्या करता है, क्रिया करता है और कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है, तो इस वजह से हमारा रंग जो है वो रक्त और त्वचा का रंग चेरी लाल रंग का हो जाता है, चेरी लाल। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। होम्योपैथिक औषधि रेमेडीज तैयार करने का निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य सिद्धांत है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन प्रिंसिपल इन द प्रिपरेशन ऑफ होम्योपैथिक रेमेडीज।
क्रेसिंग और मैसरेशन, कृवण और निष्कर्षण, या सीरियल तनुकरण और पोटेंटाइजेशन। बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा, सीरियल डाइल्यूशन एंड पोटेंटाइजेशन। ठीक है, पोटेंटाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। बाकी का आप इसके बारे में जान भी सकते हैं। होम्योपैथिक औषधियों को तैयार करने की प्रक्रिया सीरियल डाइल्यूशन और पोटेंटाइजेशन पर आधारित है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, सीरियल तनुकरण जो होता है वो मूल पदार्थ मदर टिंचर जो होता है को बार बार अल्कोहल या पानी के साथ क्या करते हैं, निश्चित अनुपात जैसे 1:10 या 1:100 में पतला किया जाता है। पोटेंटाइजेशन जो होता है, प्रत्येक तनुकरण के बाद मिश्रण को जोर से हिलाया या झटका जाता है, जिसे पोटेंटाइजेशन या सक्शन जिसे हम कहते हैं। होम्योपैथी के अनुसार यह प्रक्रिया औषधि की सुप्त शक्ति को सक्रिय करती है और जहरीले प्रभावों को कम करती है, इस तरह से हिलाने से। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जिससे कि सारे ऑप्शन हमें दिख जाए। बिल्कुल, पौधों के स्रोतों से होम्योपैथी दवाइयाँ तैयार करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, ये हमसे पूछा गया है। तो बिल्कुल हम बता देंगे किस प्रक्रिया का यूज किया जाता है। वो किया जाता है संप्रेषण का नहीं, हीट इन्फ्यूजन का नहीं, एल्कोहलिक कृमण का नहीं, विलायक के साथ निष्कर्षण का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जिससे कि हमें अच्छे से दिखने लगे। धतूरा विषाक्तता की विशेषता क्या है, धतूरा पॉइजनिंग इंच कैरेक्टराइज्ड बाय। तो जब धतूरा की विषाक्तता किसी में फैलती है तो क्या होता है, पुतलियों का फैलना, जो प्यूपल्स होती हैं वो डायलेटेड हो जाती हैं, ये हमसे पूछा है कि डायलेटेड हो जाती हैं, या फिर तापमान में कमी हो जाती है, बिल्कुल नहीं। लाल ग्रंथि फैल जाती है, बिल्कुल नहीं। सूक्ष्म पुतली हो जाती है, बिल्कुल नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें क्या होता है भाई, पुतलियाँ जो होती हैं, प्यूपल्स जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, डायलेटेड हो जाती हैं, फैल जाती हैं। तो डायलेटेड प्यूपल्स हो जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका, बिल्कुल राइट आंसर। धतूरे विषाक्तता की वजह से, धतूरा पॉइजनिंग की वजह से पुतलियों का फैलना हो जाता है, डायलेटेड प्यूपल्स हो जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, तो जैसा कि भी हमने लिख के भी रखा है, आप देख सकते हैं पुतलियों का फैलना, जिसे माइड्राइएसिस, धतूरे के जहर से पुतलियाँ पूरी तरह फैल जाती हैं और रोशनी के प्रति अनुत्तरदायी हो जाती हैं। पुतलियों का फैलना डायलेटेड प्यूपल्स कहलाता है, ये आपको पता ही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ऊतक को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। एक टिश्यू इज डिफाइंड, जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है, बिल्कुल नहीं। जीवन की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो सेल होती है, कोशिका होती है। अंग प्राणी का संग्रह नहीं, इसका आंसर नहीं होगा। समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह, बिल्कुल समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का एक समूह होता है, ये हम कह सकते हैं। समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का एक समूह होता है, बिल्कुल ये हम कह सकते हैं। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक कार्य का पूरा करने वाले अंगों का समूह, वो भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं भाई क्या कह रहे हैं। मानव कान का कौन सा भाग संतुलन एवं इक्विलिब्रियम बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। तो अर्धवृत्ताकार नलिकाएं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, यूस्टेशियन ट्यूब या कोक्लिया, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वो हो जाती हैं अर्धवृत्ताकार नलिकाएं, जिन्हें हम सेमी सर्कुलर कैनाल्स कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑफ दिस क्वेश्चन। आप देख सकते हैं मानव कान का वह भाग जो मुख्य रूप से संतुलन एवं इक्विलिब्रियम बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है, वो क्या है, अर्धवृत्ताकार नलिकाएं, सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो होती है वो कान का पर्दा जो सुनने के लिए कंपन करता है। ये क्या होता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कान का पर्दा ही होता है एक्चुअली में, जो सुनने के लिए कंपन करता है, वाइब्रेट करता है। यूस्टेशियन ट्यूब जो होती है ये कान के अंदर दबाव को बराबर करती है, और कोक्लिया जो होती है मुख्य रूप से सुनने के लिए जिम्मेदार है। ये किसके लिए जिम्मेदार है, सुनने के लिए। कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है, जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ आप किसी ये पढ़ा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, तो जो आप सुन पा रहे हैं वो किसकी वजह से, कोक्लिया की वजह से सुन पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35। मानव गुर्दे में नेफ्रॉन का प्राथमिक कार्य क्या है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन्स इन द ह्यूमन बॉडी। तो भाई नेफ्रॉन क्या है आपको पता ही होगा, जो किडनी है, किडनी का
इंसुलिन का उत्पादन कौन करता है? भी आपको पता होगा, बीटा सेल्स करती हैं जो लीवर में पाई जाती हैं। पित्त का भंडारण कौन करता है? भाई पित्त का जो भंडारण होता है, स्टोरेज जो होता है, यहाँ तक कि बनाता तो लीवर है। जो पित्त है वो बाइल जूस जो होता है बनाता तो लीवर है, लेकिन भंडारण कौन करता है? गॉल ब्लैडर करता है। इंसुलिन लीवर में, पैंक्रियाज में पाई जाने वाली बीटा सेल्स से उत्पादन होता है इंसुलिन का। और रक्त से अपशिष्ट उत्पादों का निस्यंदन यानी कि फिल्ट्रेशन और उत्सर्जन जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? मानव के गुर्दे में जो नेफ्रॉन पाए जाते हैं, नेफ्रॉन नाम की सेल्स पाई जाती हैं, कोशिका पाई जाती हैं, उनके द्वारा ये निस्यंदन, फिल्ट्रेशन एंड उत्सर्जन कराया जाता है। भी एक्सक्रीशन एंड फिल्ट्रेशन कराया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर। बाकी आप देख सकते हैं भी नेफ्रॉन जो होते हैं मानव गुर्दे की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होती हैं, और इनका मुख्य कार्य रक्त को छानना, फिल्ट्रेशन, जिससे यूरिया, यूरिक एसिड और अतिरिक्त पानी जैसे अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकल सकें। और यह प्रक्रिया क्या होती है? यूनिफॉर्मेशन के माध्यम से रक्त को क्या करती है? शुद्ध करती है। क्या करती है? भी रक्त को शुद्ध करती है। और नेफ्रॉन के अगर हम मुख्य कार्य की बात कर लें, जो काम होते हैं, सबसे पहले क्या और फिर उसके बाद क्या, तो सबसे पहले क्या होता है? फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलस में क्या होता है? रक्त छनता है। फिर पुनरावशोषण यानी कि डी एब्जॉर्प्शन होता है, उपयोगी पदार्थ वापस रक्त में आते हैं। जैसे क्या होता है? पहले फिल्ट्रेशन होता है, ग्लोमेरुलस के द्वारा रक्त क्या होता है? छनता है। लेकिन फिर रक्त छनने के बाद क्या होता है? उसमें कुछ हमारी बॉडी के लिए जरूरी पदार्थ जो होते हैं वो उसमें चले जाते हैं, तो वो रीएब्जॉर्प्शन के द्वारा निकाल लिए जाते हैं। फिर क्या होता है? सेक्रीशन, एक्सक्रीशन यानी कि अपशिष्ट मूत्र के रूप में बाहर निकल जाता है। बाकी जो अपशिष्ट बचता है वो मूत्र के रूप में क्या निकाल दिया जाता है? बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। जठरांत्र पथ के किस भाग में वसा के पापसीकरण या पायसीकरण के लिए पित्त स्त्रावित होता है? इन विच part of the gastrointestinal tract is bile secreted for emulsification of fat? तो इलियम, जीजनम, डीडनम, उदर या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो वो हो जाता है डीडनम। क्या हो जाता है? डीडनम। स्मॉल इंटेस्टाइन के जो 3 पार्ट होते हैं, इलियम, डीडनम, जीजनम, उसमें डीडनम जो होता है उसमें क्या होता है? पित्त का जठांग के मतलब डीडनम के भाग में क्या होता है? वसा के पायसीकरण होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बाकी का आप देख ही सकते हैं, पित्त वसा के पायसीकरण के लिए डीडनम में स्त्रावित होता है, और सही विकल्प हमें बता ही दिया है, भी डीडनम है। और यकृत जो लीवर होता है पित्त का उत्पादन करता है, और जो गॉल ब्लैडर में जमा करता है, मतलब स्टोर जो होता है वो गॉल ब्लैडर में होता है। और वसा के पाचन में मदद करने के लिए छोटी आंत के सबसे ऊपरी हिस्से यानी डीडनम में छोड़ा जाता है। सबसे ऊपरी हिस्सा क्या होता है? डीडनम होता है। ठीक है, तो कैसी लग रही है वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि शेयर करने से हमारी नॉलेज इंक्रीज होती है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, हमारी ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो तुरंत पाने के लिए और अपनी परीक्षा की तैयारी को थोड़ा आसान बनाने के लिए। तो न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर करना तंत्रिकाक्ष जो होते हैं इनके चारों ओर माइलिन आवरण का प्राथमिक कार्य क्या होता है? ये हमसे पूछा गया है। न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर करना बिल्कुल नहीं, न्यूरॉन के सेल बॉडी की रक्षा करना बिल्कुल नहीं, तंत्र आवेग संचालन की जो है गति बढ़ाना, ये है हमारा क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। जो तंत्र का आवेग संचालन की गति बढ़ाने का काम क्या होता है? भी तंत्रिकाक्ष के चारों ओर माइलिन का प्राथमिक कार्य होता है। बाकी न्यूरॉन के पोषक तत्व प्रदान करना बिल्कुल नहीं, न्यूरॉन को पोषक तत्व प्रदान करने का काम इसका माइलिन का नहीं होता है, माइलिन शीथ का इसका काम नहीं होता है। माइलिन शीथ का जो प्राथमिक कार्य होता है तंत्र का आवेग संचालन की गति बढ़ाना, यानी कि इंक्रीज द स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स कंडक्शन का एक क्या होता है? प्राथमिक कार्य होता है, प्राइमरी फंक्शन होता है जो है माइलिन शीथ का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं भी क्या कह रहे हैं। कौन सा अणु कोशिका के प्राथमिक ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य करता है? विच मॉलिक्यूल एक्ट एज द प्राइमरी एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल? तो एटीपी, जीडीपी या एफएडी या एनएडीपीएच या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो वो होती है एटीपी। क्या होती है? एटीपी, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, कोशिकाओं के भीतर
ऊर्जा के भंडारण और स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार मुख्य अणु। जब कोशिका को किसी कार्य जैसे मांसपेशियों का संकुचन या प्रोटीन संश्लेषण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो एटीपी एक फास्फेट बंधन तोड़कर ऊर्जा मुक्त करता है और इससे क्या होता है, एडीपी में बदल जाता है। फिलहाल तो एनर्जी जो होगी वो हमारी एटीपी होगी, एडिनो ट्राइफास्फेट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सा होम्योपैथी के मूल सिद्धांतों में से एक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथिक। तो वाइटल फोर्स का सिद्धांत, मतलब इसके कई सिद्धांत हैं, तो वाइटल फोर्स का सिद्धांत इनमें से कौन सा नहीं है ये हमें बताना है, कौन सा नहीं है। तो वाइटल फोर्स का सिद्धांत, औषधि साबित करने का सिद्धांत, अधिकतम का नियम। मैं आपको बता दूं वाइटल फोर्स का सिद्धांत होता है, वाइटल फोर्स का सिद्धांत जो होम्योपैथी के मूल सिद्धांत हैं उनमें वाइटल फोर्स का सिद्धांत आता है, बिल्कुल आता है। औषधि साबित करने का सिद्धांत आता है, ड्रग प्रूविंग सिद्धांत आता है, बिल्कुल आता है। सिंप्लेक्स सिद्धांत भी आता है, लेकिन अधिकतम का नियम नहीं होता, न्यूनतम का नियम होता है। न्यूनतम का नियम तो होता है, न्यूनतम का नियम होता है, लेकिन अधिकतम का नहीं होता है। तो ये हमारा नहीं पूछा था, तो नहीं हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। लॉ ऑफ मैक्सिमम नहीं होता, लॉ ऑफ मिनिमम होता है। लॉ ऑफ क्या होता है, लॉ ऑफ मिनिमम, लॉ ऑफ मिनिमम होता है, लॉ ऑफ मिनिमम होता है, मैक्सिमम नहीं होता है। आप देख सकते हैं कि जो मुख्य 7 सिद्धांत हैं वो कौन कौन से हैं, बाकी हम बता भी चुके हैं कि भाई होम्योपैथी के संस्थापक डॉक्टर सैमुअल हनीमैन ने इस चिकित्सा पद्धति के 7 प्रमुख सिद्धांत बताए थे, जिनमें न्यूनतम खुराक का सिद्धांत होता है, लॉ ऑफ मिनिमम होता है, लेकिन लॉ ऑफ मैक्सिमम नहीं होता है। होम्योपैथी के मुख्य 7 सिद्धांत जो हैं वो हमने आपको लिख के रखे हैं, आप देख सकते हैं। जो समानता का नियम है, लॉ ऑफ सिमिला है, समान से समान की चिकित्सा, लाइक क्योर लाइक। सिंप्लेक्स का नियम होता है, एक समय में केवल एक ही सरल दवा दी जानी चाहिए, बिल्कुल। न्यूनतम का नियम, लॉ ऑफ मिनिमम, जो कि अभी हमने बताया था, दवा की केवल उतनी ही न्यूनतम मात्रा देनी चाहिए जो जीवन शक्ति को उत्तेजित कर सके, बिल्कुल। दवा परीक्षण का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ ड्रग प्रोबिंग, दवाओं का परीक्षण स्वस्थ मनुष्यों पर किया जाता है, बिल्कुल। जीर्ण रोगों का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिसीज, रोगों के मूल कारण, सोरा साइकोसिस, सिफिलिस को समझना। प्राण शक्ति का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ जो वाइटल था, थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स, जो कि अभी दिया था ऑप्शन ए में। शरीर में एक आदर्श शक्ति होती है जो स्वास्थ्य को बनाए रखती है। दवा की शक्ति का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ ड्रग डायनामिसेशन, जो दवाओं को सूक्ष्म और शक्तिशाली बनाने का काम करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। होम्योपैथी के जनक माने जाते हैं और उन्होंने डैश के सिद्धांत पर डैश का सिद्धांत स्थापित किया। तो जनक और उन्होंने कौन सा सिद्धांत स्थापित किया ये हमसे पूछा गया है। तो अभी अभी हमने बताया था सैमुअल हनीमैन, डॉक्टर सैमुअल हनीमैन क्या हो जाते हैं, इसके होम्योपैथिक के जनक भी हो जाते हैं। और उन्होंने सिमिला सिमिलिबस क्योरेंटुर जो है सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इस सिद्धांत क्या किया था, इन्होंने स्थापित किया था। तो सैमुअल हनीमैन, सिमिला सिमिलिबस और क्योरेंटुर क्या हो जाता है, सिद्धांत हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं, ये हमने लिख के भी रखा है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। तो ये कह रहा है कोहनी को मोड़ने के लिए कौन सी मांसपेशी उत्तरदायी है? विच मसल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लेक्सिंग ऑफ एल्बो? तो एल्बो का फ्लेक्शन, एल्बो का जो फ्लेक्शन होता है, एल्बो को जो फ्लेक्शन होता है, फ्लेक्शन किया जाता है, तो उसमें कौन सी मांसपेशी का यूज किया जाता है ये हमसे पूछा गया है। तो उसमें भाई डेल्टॉइड तो नहीं किया जाता है, एबडक्शन में किया जाता है, पेक्टोरलिस मेजर शोल्डर फ्लेक्शन में किया जाता है, बाइसेप्स ब्रेकाई, किसका भी बाइसेप मसल का ही तो यूज किया जाता है। बाइसेप्स ब्रेकाई इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ट्राइसेप हमारा और हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ना तो ट्राइसेप होगा, ना हमारा डेल्टॉइड होगा, ना पेक्टोरलिस मेजर होगा, हमारा बाइसेप्स ब्रेकाई हो जाएगा, क्योंकि ये कोहनी के मोड़ने में यानी कि एल्बो फ्लेक्शन में वर्क करता है। इसके अलावा हमारी जो है ब्रैकियलिस और ब्रैकियोरेडियलिस का भी यूज होता है। कोहनी को मोड़ने की क्रिया मुख्य रूप से ऊपरी बाह के अगले हिस्से में स्थित मांसपेशियों के द्वारा होती है। बाइसेप्स ब्रेकाई ये मांसपेशी कोहनी को मोड़ने और अग्रबाहु
को ऊपर की ओर घुमाने सुपाइनेशन के रूप में उत्तरदायी होती है। कोनी को मोड़ने में ब्रैकियलिस और ब्रैकियोरेडियलिस भी सहायक होती हैं। ठीक है, बाइसेप्स ब्रैकाई के साथ में ब्रैकियलिस और ब्रैकियोरेडियलिस भी सहायक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सा सूसलर के डॉक्टर सूसलर के बारह ऊतक लवणों में से एक नहीं है? तो डॉक्टर सूसलर ने 12 ऊतक लवण बताए थे, तो उनमें से इनमें कौन सा नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। तो बिल्कुल हम बता देंगे इनमें से कौन सा नहीं है। तो काली मीरियटिकम होता है, बिल्कुल उनके 12 ऊतक में आता है। सिल्का भी आता है, लेकिन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं आता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं आता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, इसमें इनके 12 ऊतकों में नहीं आता है। कैल्शियम सल्फेट आता है। उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी ही हमसे नहीं वाला पूछा है, कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। अब कौन कौन से 12 ऊतक थे वो हम आपको दिखा देते हैं। कैलकेरिया फ्लोरिका, कैलकेरिया फास्फोरिका, कैलकेरिया सल्फ्यूरिकम या सल्फेट भी कह सकते हैं, फेरम फास्फोरिकम, काली म्यूरिटिकम या पोटेशियम क्लोराइड भी कहते हैं हम इसे, काली फास्फोरस या काली सल्फ्यूरिकम, मैग्नीशिया फास्फोरिका या फिर नेट्रम म्यूरिएटिकम, नेट्रम फास्फोरिकम, नेट्रम सल्फ्यूरिकम और सिल्का। ये 12 हमारे क्या हो जाते हैं, ऊतक हो जाते हैं डॉक्टर सूसलर के अनुसार। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिस्टामिन कहाँ से स्त्रावित होता है? जो हिस्टामिन होता है वो कहाँ से सीक्रेट होता है, ये हमसे पूछा गया है। मोनोसाइट से, मास्ट कोशिकाओं से, न्यूट्रोफिल से या हमारा यूसिनोफिल से। तो ये होता है भी हमारा किससे भी, ये होता है मास्ट कोशिकाओं से, मास्ट सेल से। मास्ट सेल से सीक्रेट होता है हिस्टामिन। हिस्टामिन कहाँ से होता है, मास्ट सेल से ये सीक्रेट होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देख लेते हैं। बाकी हमने लिखा भी है कि जो मास्ट कोशिकाएं होती हैं जिन्हें कनेक्टिव टिश्यू में पाई जाती हैं और एलर्जी या चोट लगने पर हिस्टामिन, हेपेरिन और सेरोटोनिन छोड़ती हैं। ठीक है, मास्ट कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। मूत्र में निम्नलिखित में से कौन सा असामान्य घटक मूत्र पथ के संक्रमण यूटीआई का सबसे अधिक संकेत करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग abnormal constituent in urine is most indicate of urinary tract infection? तो यूरिन में ऐसा क्या दिखता है जिससे कि हम कह सकते हैं कि भाई इसमें यूरिन इन्फेक्शन हो चुका है, यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो चुका है। तो किसकी वजह से होता है भाई, नाइट्राइट की वजह से। किसकी वजह से, अगर नाइट्राइट हमें दिखने लगा, अगर हमें नाइट्राइट दिखने लगा तो हम समझ जाएंगे कि यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर ए नाइट्राइट विल बी द राइट आंसर। सबसे ज़्यादा संकेत नाइट्राइट करता है कि यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो चुका है। ठीक है, बाकी इसके जो और ऑप्शन है उनके बारे में अगर हम जानें तो ये तो हमने बता ही दिया है। इसके अलावा अगर बिलिरुबिन है, अगर मूत्र में बिलिरुबिन की उपस्थिति है तो आमतौर पर यकृत की समस्याएं या पित्त नली में रुकावट का संकेत बताती है, ना कि यूटीआई। ठीक है, अब कीटोन, मूत्र में कीटोन का पाया जाना क्या होता है, शरीर द्वारा ऊर्जा के लिए वसा जलाने का संकेत है। यह अक्सर अनियंत्रित मधुमेह, मतलब जो डायबिटीज है वो ऊपर नीचे जब हो जाती है, भुखमरी या कीटो डाइट की स्थिति में देखा जाता है। ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज में, मूत्र में जब ग्लूकोज की उपस्थिति होती है तो ग्लाइकोसूरिया मुख्य रूप से मधुमेह यानी कि डायबिटीज मेलाइटिस का लक्षण होता है, क्योंकि सामान्य स्थिति में गुर्दे रक्त से ग्लूकोज को वापस क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45। डॉक्टर हनीमैन ने सबसे पहले होम्योपैथिक सिद्धांतों का परीक्षण किस पदार्थ पर किया था? तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई होम्योपैथिक सिद्धांतों का परीक्षण किस पदार्थ पर किया था सबसे पहले डॉक्टर हनीमैन ने, ये हमसे पूछा गया है। तो वो किया था ना तो बेलाडोना पे किया था, ना सल्फर पे, ना आर्सेनिक पे, ये किया था भाई सिंकोना की छाल पे। सिंकोना की छाल पे, जिसे हम क्विनैन कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे हम क्विनैन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सिंकोना बार्क विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप देख सकते हैं 1790 में डॉक्टर सैमुअल हनीमैन ने विलियम क्विनैन की मटेरिया मेडिका का अनुवाद करते समय सिंकोना की छाल, जिससे क्विनैन प्राप्त होता है, का सेवन किया। स्वस्थ शरीर पर इसके सेवन से उन्हें मलेरिया जैसे लक्षण महसूस हुए। इस अनुभव से उन्होंने सिमिला सिमिलिवस क्यूरेंटुर समानता के नियम लाइक क्योर लाइक
का जो पहला हमने रूल बताया था, सिद्धांत विकसित किया जो होम्योपैथी का आधार भी बना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। कौन सा शब्द मध्य कान के शोथ, सूजन और लालिमा की विशेषताओं वाली शारीरिक प्रतिक्रिया का वर्णन करता है, ये हमसे पूछा गया है। तो साइनोसाइटिस बिल्कुल नहीं, ग्रेसनी शोथ बिल्कुल नहीं, नेत्र श्लेष्मा शोथ बिल्कुल नहीं, ओटिटिस मीडिया, ओटिटिस मीडिया ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ओटिटिस मीडिया, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ओटिटिस मीडिया जो होती है मध्य कान में सूजन, लाली और तरल पदार्थ जमा होने की स्थिति है जो आमतौर पर दर्द और बुखार का कारण बनती है। साइनोसाइटिस, साइनस में सूजन आना, साइनोसाइटिस क्या होता है भाई, आप हमेशा याद रखिए जिसमें आइटिस आ जाता है, जिसमें आइटिस आ जाता है लास्ट में, तो आप समझ लीजिएगा वो सूजन बता रहा है किस हर चीज़ की। जैसे साइनोसाइटिस मतलब साइनस, तो मतलब साइनस में सूजन, ग्रीष्णिशोथ गले में सूजन, और ये ग्रीष्णमलोथ मतलब कंजक्टिवाइटिस, आइटिस आ गया तो आंखों में सूजन जो आ जाती है उसे कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। तीव्र आर्सेनिक विषाक्तता के लक्षण किसके समान होते हैं? एक्यूट आर्सेनिक पॉइजनिंग प्रेजेंट विथ सिम्टम सिमिलर टू व्हाट? तो बार्बुटरेट विषाक्तता, मार्फिन, हैजा, धतूरा, और धतूरा तो हम बता ही चुके हैं, चेरी रेड हो जाता है, लेकिन जो तीव्र आर्सेनिक विषाक्तता है ये हैजा की तरह हो जाता है। किसकी तरह? हैजा की तरह। तो 47 का ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, कॉलेरा की जो है जैसा हो जाता है। ठीक है, तो तीव्र आर्सेनिक विषाक्तता के कारण गंभीर पेट मतली या उल्टी और चावल के पानी जैसे दस्त होते हैं जो बिल्कुल हैजा के लक्षणों से मिलते जुलते होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा होम्योपैथिक पदार्थ जब अनुचित तरीके से उपयोग किया जाता है तो रोगियों में आर्सेनिक विषाक्तता जैसे लक्षण पैदा हो सकते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग होम्योपैथिक सब्सटेंस व्हेन यूज्ड इम्प्रॉपरली मे लीड टू सिम्टम्स रिसेंबलिंग आर्सेनिक पॉइजनिंग इन पेशेंट्स? तो बेलाडोना, लाइकोपोडियम, नक्सबोमिका, आर्सेनिक एल्बम, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा भाई, वो हो जाएगा आर्सेनिकम एल्बम, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आर्सेनिक एल्बम होम्योपैथी में उपयोग किया जाने वाला एक पदार्थ है जो आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड से प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा हेरिंग के उपचार क्योर के नियम का हिस्सा है? हेरिंग के लॉ ऑफ क्योर का हिस्सा है, इनमें से कौन सा उपचार? ये हमसे पूछा गया है, बिल्कुल हम बता देंगे। दमन के उत्तेजना की ओर उपचार बिल्कुल नहीं, कृत्रिम रोग द्वारा उपचार बिल्कुल नहीं, कृत्रिम रोग द्वारा भी उपचार नहीं आएगा इसमें। इसके अलावा ऊपर से नीचे की ओर उपचार बिल्कुल, ऊपर से नीचे की ओर वाला उपचार क्या हो जाता है, इसका नियम का हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, क्योर फ्रॉम एबव टू डाउनवर्ड्स। आप देख सकते हैं हेरिंग का उपचार नियम होम्योपैथी का एक मूलभूत सिद्धांत जो बताता है कि वास्तविक उपचार के दौरान रोग के लक्षण किस दिशा में ठीक होते हैं। तो ऊपर से नीचे का नियम जो होता है फ्रॉम एबव डाउनवर्ड होता है, लक्षण पहले सिर और ऊपरी अंगों से गायब होते हैं और फिर पैरों से की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50। प्रारंभिक चरण के संक्रमण में फेरम फास्फोरिकम की क्या भूमिका होती है? तो फेरम फास्फोरिकम जो होता है इसकी क्या भूमिका होती है, ये हमसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 50। तो भाई डिटॉक्सिफिकेशन को बढ़ावा देता है, बिल्कुल नहीं। हड्डियों को मजबूत बनाता है, बिल्कुल नहीं। ये क्या करता है, बुखार और सूजन को कम करने का काम करता है। बुखार और सूजन को कम करने का काम कौन करता है भाई, वो करता है फेरम फास्फोरिकम, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आप देख सकते हैं प्रारंभिक चरण के संक्रमण अर्ली स्टेज इन्फेक्शन में फेरम फास्फोरिकम की मुख्य भूमिका बुखार, सूजन, लालिमा और दर्द को कम करना है। इस संक्रमण की पहली अवस्था में ऑक्सीजन परिसंचरण को सुधारने और सूजन रोधी प्रतिक्रिया को बढ़ावा देने के लिए उपयोग की जाने वाली एक प्रमुख होम्योपैथिक औषधि है। ठीक है, डॉक्टर सूसलर की चिकित्सा प्रणाली किस पर आधारित है? तो डॉक्टर सूसलर सिस्टम ऑफ मेडिसिन इज बेस्ड ऑन व्हाट? तो हर्बल चिकित्सा, आयुर्वेद, बायोमैकेनिक सिद्धांत, बिल्कुल बायोमैकेनिक प्रिंसिपल पर क्या है, आधारित है डॉक्टर सूसलर की चिकित्सा प्रणाली। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52।
एड्रीनल ग्रंथियाँ कहाँ स्थित होती हैं? हृदय के पास होती हैं, अग्नाशय के पास होती हैं, यकृत के पास होती हैं या गुर्दों के ऊपर होती हैं? तो एड्रीनल ग्रंथि जो होती है दोनों गुर्दों के ठीक ऊपर होती है एड्रीनल ग्रंथियाँ। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। डॉक्टर सूसरल की प्राणी के अनुसार तीव्र सूजन के उपचार के लिए मुख्य रूप से किस ऊतक लवण का संकेत दिया जाता है? ये हमसे पूछा गया है, तो बिल्कुल हम बता देंगे, वो हो जाएगा काली सल्फ्यूरिकम नहीं, नेट्रम फास्फोरिकम नहीं, कैलकेलिया फ्लोरिका बिल्कुल नहीं। अभी तो हमने बताया तीव्र सूजन के उपचार के लिए फेरम फास्फोरिकम का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो कौन सा ऊतक लवण पारंपरिक रूप से संयोजी ऊतकों की इलास्टिसिटी का समर्थन करने के लिए उपयोग किया जाता है? विच टिश्यू साल्ट इज ट्रेडिशनली यूज्ड टू सपोर्ट द इलास्टिसिटी ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज? नेट्रम सल्फ्यूरिकम, सिलसिलिया, कैलकेरिया फ्लोरिका, कैलकेरिया फास्फोरिका या उपयुक्त में से कोई नहीं? ये हमसे पूछा गया, तो कौन सा होगा भाई? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैलकेरिया फ्लोरिका। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि शेयर करने से हमारी नॉलेज इंक्रीज होती है, बढ़ती है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, हमारी किसी भी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए और अपनी परीक्षा की तैयारी को थोड़ा आसान बनाने के लिए, ईजी बनाने के लिए। तो कैलकेरिया फ्लोरिका जो होती है इलास्टिसिटी साल्ट के रूप में भी जाना जाता है, और यही पारंपरिक रूप से शरीर के संयोजी ऊतकों जैसे कि लिगामेंट, टेंडन और त्वचा की लोच और मजबूती बनाए रखने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55। अग्नाशय में कौन सी कोशिकाएं रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने के लिए ग्लूकागोन का स्त्राव करती हैं? विच सेल्स इन द पैंक्रियाज सीक्रेट ग्लूकागोन टू रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज लेवल्स? डेल्टा कोशिकाएं होती हैं, एसिनर कोशिकाएं होती हैं, अल्फा कोशिकाएं होती हैं, बीटा। तो भाई ग्लूकागोन की बात कर रहा है तब ये तो हो जाएंगी अल्फा, लेकिन बीटा की बात की जाए तो इंसुलिन को रिलीज करने का काम करता है। ठीक है, तो ये हो जाती है हमारी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर, अल्फा सेल्स। इसके बारे में डिटेल में भी हम जान लेते हैं। तो जो हमारी ये सेल्स होती हैं कहाँ पाई जाती हैं? पैंक्रियाज में पाई जाती हैं। हमने बताया था आपको पिछले क्वेश्चंस में भी। रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित बढ़ाने के लिए ग्लूकागोन का स्त्राव अल्फा कोशिकाएं करती हैं, और बीटा कोशिकाएं इंसुलिन का स्त्राव करती हैं, और डेल्टा कोशिकाएं क्या करती हैं? सोमैटोस्टेटिन का स्त्राव करती हैं, और एसिनार पाचन एंजाइम स्त्रावित करती हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। कौन सा प्रोटीन आराम करने वाली मांसपेशियों में एक्टिन फिलामेंट का मायोसिन बाइंडिंग साइटों को अवरुद्ध करता है? ये हमसे पूछा गया है। तो एक्टिन, ट्रोपोनिन या मायोसिन या ट्रोपोमायोसिन, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ट्रोपोनिन हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ट्रोपोनिन विल बी द राइट आंसर। आप देख सकते हैं ट्रोपोनिन ये ट्रोपोमायोसिन को अपनी जगह पर बनाए रखने में मदद करता है, लेकिन मुख्य रूप से बाइंडिंग साइट को कवर ट्रोपोमायोसिन करता है। ठीक है, तो 57 देख लेते हैं। तो वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मानव के उत्सर्जी तंत्र में कौन सा शामिल नहीं है? द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग डज नॉट इंक्लूड। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड नहीं है? तो मूत्र वाहिनी तो आ जाती है, मूत्राशय भी आ जाता है, गुर्दे भी आ जाते हैं, लेकिन छोटी आंत नहीं आती है, ये पाचन में आ जाती है। ठीक है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम में आ जाती है छोटी आंत। बाकी मूत्र वाहिनी, मूत्राशय और गुर्दे और इनके यहाँ एक्सक्रीटरी सिस्टम का हिस्सा हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे नहीं पूछा था कौन सा इंक्लूड नहीं करता है। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं किसका क्या काम होता है। किडनी रक्त को छानकर मूत्र का निर्माण करते हैं, और मूत्र वाहिनी जो होती है नलिकाएं मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय तक ले जाती हैं। यूरेटर्स जो होते हैं मूत्र वाहिनी का काम होता है मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय तक ले जाना, और मूत्राशय का काम आपको पता ही है, संग्रहित करने वाली एक थैली है। और मूत्र मार्ग जो होता है इसके माध्यम से मूत्र शरीर से बाहर निकल जाता है, और छोटी आंत हमने आपको बताई दी है डाइजेस्टिव सिस्टम का, पाचन तंत्र का क्या एक हिस्सा हो जाता है।
अब देख लेते हैं कंकाल पेशी की संकोचनशील इकाई क्या है। जब कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल इज एक्टिन है, मायोसिन है, मायोफाइब्रिल है, सार्कोमियर है, या उपयुक्त में से कोई नहीं है। ये हमसे पूछा गया तो वो हो जाएगा सार्कोमियर। क्या हो जाएगा? सार्कोमियर। कंकाल पेशी की संकुचनशील इकाई है, कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है सार्कोमियर। क्या है भाई? सार्कोमियर। आप देख सकते हैं सार्कोमियर ऑप्शन नंबर डी में दी हुई है। तो सार्कोमियर कंकाल पेशी की मूलभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक संकोचनशील इकाई है सार्कोमियर। किसकी भी? स्केलेटल मसल की। ये आपको याद रखना है, आ सकता है आपके एग्जाम में। हृदय का कौन सा विशिष्ट भाग संकुचन आरंभ करने के लिए विद्युत आवेग उत्पन्न करता है? विच स्पेसिफिक पार्ट ऑफ हार्ट जनरेट द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फॉर इनिशिएटिंग कॉन्ट्रैक्शंस? तो ऐसी नोड होता है, हिज बंडल होता है, प्रोकिंजे फाइबर होता है, या ए बी नोड होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो वो होता है ए बी नोड। ऐसी नोड होता है एक्चुअली। क्या होता है? ऐसी नोड। सिनोएट्रियल नोड इसे, इसकी फुल फॉर्म होती है सिनोएट्रियल नोड, ऐसे नोड जिसे हम कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, बाकी देख सकते हैं इसके बारे में। ऐसे नोड जो होता है ये हृदय के दाहिने आलिंद के ऊपरी मतलब राइट एट्रियम के ऊपरी हिस्से में स्थित होता है और इसे हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर कहा जाता है। यह विद्युत आवेग इलेक्ट्रिकल इम्पल्स उत्पन्न करता है जो पूरे शरीर में संकुचन कॉन्ट्रैक्शन की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। बिल्कुल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 60। तो भाई देख लेते हैं भाई कितने मिनट की वीडियो हो गई भाई? 1 घंटा 15 मिनट की हो चुकी है। देख लेते हैं, आपके 5-7 मिनट और लग रहे हैं, फिर पूरे के पूरे 65 क्वेश्चन आपके जो फार्मासिस्ट के हैं सब्जेक्ट नॉलेज वाले कवर हो जाएंगे। विषाक्त पदार्थों के तैयार होम्योपैथिक उपचारों की प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं में कौन सा अंग तंत्र सबसे अधिक शामिल होता है? विच ऑर्गन सिस्टम इज मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व इन एडवर्स रिएक्शन टू होम्योपैथिक रेमेडीज प्रिपेयर फ्रॉम टॉक्सिक सब्सटेंसेस? वृक्कीय तंत्र, रीनल सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, यकृत निवाहिका तंत्र, हृदय वाहिका तंत्र, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हेपेटिक सिस्टम, नर्वस सिस्टम या रीनल सिस्टम? कौन सा होगा ये हमें बताना है। तो बिल्कुल, तो जब होम्योपैथिक उपचारों की प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं में कौन सा अंग तंत्र सबसे अधिक शामिल होता है? वो होता है भैया विषाक्त पदार्थों से तैयार होम्योपैथिक उपचारों की प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की वजह से वो होता है तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। क्या होता है भाई? नर्वस सिस्टम विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आप देख ही सकते हैं विषाक्त पदार्थों जैसे आर्सेनिक, बेलाडोना या नक्स वोमका से तैयार होम्योपैथिक उपचारों के ओवरडोज या गलत उपयोग से होने वाली प्रतिकूल प्रतिक्रियाएं सबसे अधिक तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे 61। एसिड फास्ट स्टेनिंग का उपयोग किसके निदान के लिए किया जाता है? ये हमसे पूछा गया है। तो ये क्लोस्ट्रीडिया या माइकोबैक्टीरियम या स्टेफिलोकोकस या फिर स्ट्रेप्टोकोकस। तो ये होता है माइक्रोबैक्टीरियम। माइक्रोबैक्टीरियम के निदान के लिए, उपचार के लिए ये किया जाता है एसिड फास्ट स्टेनिंग का यूज। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। डायबिटिक फुट, मधुमेह पाद किसका उदाहरण है? डायबिटिक फुट इज एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? गैस गैंग्रीन, फर्नियर गैंग्रीन, वेट गैंग्रीन, ड्राई गैंग्रीन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये उसका आंसर हो जाएगा बैड गैंग्रीन। क्या हो जाएगा? बैड गैंग्रीन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या हो जाएगा? बैड गैंग्रीन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। बाकी आप इसके बारे में जान भी सकते हैं। डायबिटिक फुट जिसे मधुमेह पाद मुख्य रूप से बेट गैंग्रीन का एक उदाहरण है। मधुमेह के रोगियों में पैरों में खराब रक्त संचार, ब्लड सर्कुलेशन और संक्रमण इन्फेक्शन के कारण ऊतक सड़ने लगते हैं, खराब होने लगते हैं, जिससे गीला गैंग्रीन या बेट गैंग्रीन विकसित होता है, जिसमें घाव से मवाद या दुर्गंध आ सकती है। ये एक क्या है? गंभीर स्थिति होती है भाई। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर रचना विज्ञान यानी कि एनाटॉमी और शरीर विज्ञान यानी कि फिजियोलॉजी के बीच संबंध का सबसे अच्छा वर्णन करता है? शरीर रचना विज्ञान यानी एनाटॉमी और शरीर विज्ञान असंबंधित है, ये कहना तो गलत है भाई, एक दूसरे से संबंधित है, बिल्कुल संबंधित है। दोनों सूक्ष्म जीव विज्ञान के उपसमूह हैं, बिल्कुल नहीं। शरीर रचना विज्ञान यानी कि एनाटॉमी जो होती है संरचनाओं पर ध्यान केंद्रित करती है, बिल्कुल। और जबकि शरीर विज्ञान को होती है फिजियोलॉजी जो होती है कार्यों पर ध्यान देती है, केंद्रित करती है, बिल्कुल। ये बात बिल्कुल सही हो जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। शरीर रचना विज्ञान कार्यों पर ध्यान देती है, बिल्कुल नहीं, उल्टा हो गया है। तो
उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। प्रकाशीय घूर्णन के लिए प्रयुक्त उपकरण, एपरेटस यूज फॉर ऑप्टिकल रोटेशन इज, पिक्नोमीटर है, रिफ्रैक्टोमीटर है, पोलेरीमीटर है या हाइड्रोमीटर है, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो वो हो जाता है पोलेरीमीटर। ऑप्शन नंबर सी पोलेरीमीटर क्या हो जाता है, बिल्कुल राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रकाशीय घूर्णन के लिए उपयुक्त उपकरण पोलेरीमीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। बाकी आप देख सकते हैं जो पोलेरीमीटर होता है यह वह उपकरण है जिसका उपयोग प्रकाशीय रूप से सक्रिय ऑप्टिकली एक्टिव पदार्थों के माध्यम से ध्रुवीकृत प्रकाश गुजारने पर होने वाले प्रकाशीय घूर्णन के कोण को मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, कौन सा ऊतक प्रकाश शरीर की सतह को ढकता है? तो भाई पेशीय, तंत्रिका, संयोजी, बिल्कुल नहीं, उपकला, एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं वो ढकते हैं। कौन भाई? एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं वो हमारे शरीर को पूरी तरह से ढकते हैं। ठीक है, तो आप देख भी सकते हैं, लिख के भी रखा है हमने कि उपकला ऊतक जिन्हें एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं, कोशिकाओं की वह परत है जो शरीर की बाहरी सतहों जैसे त्वचा को ढकती है और आंतरिक अंगों व गुहाओं बॉडी एक्टिविटी के स्तर लाइनिंग का निर्माण करती है। इसके मुख्य कार्य क्या होते हैं? सुरक्षा, अवशोषण और स्त्राव या और छानना, ये क्या होता है? इसका मुख्य कार्य होता है एपिथेलियल टिश्यूज का। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, क्लास को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, क्योंकि शेयर करने से हमारी नॉलेज इंक्रीज होती है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारी ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो तुरंत पाने के लिए। और हम आपके लिए एक बैच भी लेकर आने वाले हैं जो ही कि बहुत ही कम रेट पर आने वाला है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।